नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर, फिर से शंभू बॉर्डर पर तमाशा होना शुरू हो गया है। फरवरी महीने से वहां पर जो किसान बैठे हुए थे, अब फिर से दिल्ली कूच की तैयारी। क्या ड्रामा चल रहा है सर? वैसे तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली ही क्यों, वहीं क्यों नहीं, या चंडीगढ़ क्यों नहीं, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार का मुख्यालय है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। हम्म, और अगर ये लोकल लेवल की ही मांगे हैं, पंजाब की मांगे हैं, तो वहां आप बात करिए उनसे, चीफ मिनिस्टर से बात करिए, उनके प्रतिनिधियों से बात करिए। और कोई ऐसी मांगे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की हैं या पूरे देश की हैं, तो क्या पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व अब पंजाब के कुछ मुट्ठी भर किसान संगठनों के हाथ में आ गया है, या उन्होंने ठेका ले लिया है पूरे देश के किसानों का कि अगर एमएसपी की बात है, अगर कोई दूसरे मुद्दों की बात है, तो फिर उसका क्या हुआ? जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ था, वो कहाँ है? ये दो तीन संगठन, चार संगठन ही वहां पर क्यों जमावड़ा किए बैठे हैं फरवरी 2024 से? और केवल अंजू जी, ये संयोग नहीं हो सकता है कि एक तरफ तो वो पंजाब के कुछ दो चार किसान संगठन हैं जो लोकसभा चुनाव से 1.5-2 महीना पहले बैठाए गए थे लाकर के शंभू बॉर्डर पर। जी। इधर नोएडा में भी देख लीजिए, नोएडा में भी अभी नई हलचल शुरू हुई है। 10 किसान संगठनों के नाम पर लोगों का जमावड़ा, और कितने हैं? 150, 150, 200, 250, इससे ज्यादा नहीं है। और वो तांडव किए हुए हैं, बवाल किए हुए हैं। जी हम तो दिल्ली जाएंगे, ये भी दिल्ली जाएंगे, नोएडा वाले भी, और तो पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि जी हम दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली में ऐसा क्या है कि दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं? दिल्ली में एक्चुअल में विधानसभा चुनाव है। अभी बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कौन नहीं जानता है कि जो अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरा हुआ है इस समय, और जिसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है पूरी तरीके से। ये दिसंबर 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजे देख लीजिए, जब इनके 205 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। अभी कुछ ही समय पहले हरियाणा का रिजल्ट देखिए, 88 में से 87 की जमानत जब्त हुई। लोकसभा का चुनाव देखिए, 22 कैंडिडेट लड़ाए, 3 जीत पाए, वो भी पंजाब में। वहां 13 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से केवल 3 सीटें जीत पाए। तो अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रही है कि लोगों को इस बार कैसे विश्वास दिलाएं। जिस तरीके से उनको जगह जगह शर्मिंदगी का एक आईना दिखाया जा रहा है कि कुछ तो शर्म कर लो। कितने केस तुम्हारे खिलाफ खुले हुए हैं, कितने मामलों की जांच चल रही है। कट्टर ईमानदार बताते थे अपने आप को। जरा आईने में एक बार देख लो कि ये वही चेहरा है क्या जो अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकल करके राजनीतिक पार्टी बना रहा था और कह रहा था कि हम तो एक अलग तरह की राजनीति इस देश में लेकर के आएंगे। ये तो इन्होंने तो लालू को भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने तो बाकी भ्रष्टाचारियों को भी पीछे छोड़ दिया। और 5-5.5 महीने जो आदमी तिहाड़ में रह करके आ रहा हो, वो नए सिरे से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब दिखाई दे रहा है कि जमीन पर तो कुछ अब बचा नहीं है, कुछ प्रायोजित तरीके से भीड़ को साथ में लेकर के चलते हैं। और मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आ जाएगा, जब ये रामलीला मैदान में इन्होंने जमावड़ा किया था, जिसकी सरपरस्ती आम आदमी पार्टी के ही हाथ में थी, जिसमें ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम दूसरे लोग भी पहुंच गए थे, भाषणबाजी हुई थी। तो उस समय कुछ चैनलों पर, जो यूट्यूब चैनल है, मेन स्ट्रीम के मीडिया के चैनल ने, उनमें कुछ क्लिप्स आई थी। लोगों से पूछा गया था कि आप यहाँ क्यों आए हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप किसके लिए आए हैं, मुद्दे क्या हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर एक टैक्सी वाले का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि जी मैं और मेरी पत्नी जो है वो दोनों रैली में गए थे,
और हमें 500-500 रुपए मिले थे, तो 1000 रुपए की कमाई हमारी हो गई थी। तो लोगों को कैसे जुटा रहे हैं, भीड़ कैसे जुटाते हैं, जितनी इनके रोड शो देखिए उठा करके, लोकसभा के भी और उधर हरियाणा विधानसभा के भी, जितने लोग होते हैं उतने ही फ्लैग उनके हाथों में ऊंचे ऊंचे होते हैं। वो पीले पीले से फ्लैग और नीले और ये सारा कुछ, एक मतलब एक ऐसी हवा बनाने की चेष्टा की जाती है जो एक्चुअल में है नहीं। तो जिसका पूरा कार्मा लुट चुका है, वो डूबता हुआ आदमी क्या नहीं करता, ज्यादा हाथ पैर मारता है। और सर उसमें उसमें कोई पानी का रेला अचानक आकर के किनारे लगा दे तो लगा दे, वरना ऐसे लोग जो ज्यादा हाथ पैर मारते हैं और तैरना जानते नहीं हैं, वो डूबते हैं। और वही हालत आज अरविंद केजरीवाल की है। इसलिए पंजाब से भी तथाकथित किसानों को दिल्ली की तरफ रवाना करके विजुअल्स जो हैं ये मीडिया में चलवा रहे हैं, और इधर नोएडा में भी इस पूरी कवायद को किया जा रहा है ताकि मीडिया में ये चीजें ठीक तरीके से हाईलाइट हो सके। और मीडिया मैनेजमेंट तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये करना जानते हैं। बिल्कुल सर, ये पार्टी तो मीडिया मैनेजमेंट के बलबूते पर ही खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों के आप प्लांटेड वाले इंटरव्यूज अगर निकाल कर देखेंगे तो ऐसा ही रहा है। पर सर, ताजुब की बात यह कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में शंभू बॉर्डर पर ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर आ गए थे, तो आपको याद होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कितनी लताड़ पड़ी थी भगवंत मान सरकार को कि आपने कैसे हाईवे पर इनके ट्रैक्टर ट्रॉली जाने दिए। और इस बार का राग देखिए, पैदल जाएंगे, जत्थों में जाएंगे, 101 लोगों का जत्था निकलेगा। सर, कैसी प्लानिंग है। अभी एक दिन पहले सर जॉर्ज सोरोस को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ, कैसे वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को भी स्पॉन्सर कर रहा था। तो यहाँ तो फिर से वही खेल शुरू हो गया ना जो लोकसभा चुनाव से पहले था। और आपको याद होगा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी यही 3 कृषि कानूनों को लेकर बवाल था। एक्चुअल में इनके बारे में तो बात ही ये चलती है ना कि ये डीप स्टेट के खड़े किए हुए हैं और वित्त पोषित हैं। और ये तो सारा कुछ जो है आजकल हमारे देश में किसी को चिंता नहीं होती है कि तुम्हारे बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है, तुम्हारे बारे में चर्चाएं क्या चल रही हैं, तुम्हारी बदनामी कितनी हो रही है, क्योंकि पब्लिक आपके साथ नहीं रह गई है। इसलिए फैब्रिकेटेड तरीके से चीजों को मैनेज करिए, जुटाइए, मीडिया को मैनेज करिए, हाईलाइट लीजिए, और एक जो नहीं है वो शो करके अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करिए। पर इसका नतीजा कितना खतरनाक होता है, ये अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सेहत देख करके और हालत देख करके अगर नहीं समझ सकते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि जानबूझ करके, जैसे वो बिल्ली जब झपट्टा मारती है और कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि बिल्ली को अब मैं दिखाई दे ही नहीं रहा तो मेरी मेरी संकट मुक्ति हो गई, तो ऐसा होता नहीं है। आप आंख मूंद करके अगर ये सोचें कि साहब कोई संकट ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर संकट से निकलने के लिए जो तौर तरीके अपना रहे हैं ये, उसमें भी एक्सपोज हो जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं और इस बार जिस तरह की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की है, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भी इनको बख्शा नहीं है। अब वो सारी तीव्रता इनकी धरी रह गई जो ये विधानसभा में खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में जिस तरीके से चिल्लाते थे, वो तो सारा इनके पिस्तौल ठंडे हुए पड़े हैं। और अब चूंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए, जो वायदे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, जमीन पर इन्हीं की सहयोगी रही स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अब बुराड़ी में, दूसरी जगहों पर, द्वारका में टूटी हुई सड़कें, बदहाल लोगों का जीवन, वो सब दिखा करके एक्सपोज कर रही हैं। तो ये जो घर का बेहदी लंका ढाने वाली कहावत बनी थी, वो ऐसी थोड़ा बनी थी। तो वो इनको अलग तरीके से एक्सपोज कर रही हैं। बीजेपी ने भी इस बार आक्रामक तेवर बनाए हैं। जिस तरीके से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के कुछ वीडियोस बनवाई थी उन्होंने और सोशल मीडिया पर जारी की थी, एक्सपोज किया था उनको,
उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की वीडियो भी आनी शुरू हो गई हैं। एकमात्र संकट बीजेपी के भीतर अभी भी जो मैं समझता हूं कि लीडरशिप का है कि कौन किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उसके लिए एक मुहिम चल तो रही है। हम लोगों ने सजेस्ट तो किया है भाई, नुपुर शर्मा को ले आओ। नुपुर शर्मा के आते ही हालात एकदम चेंज हो जाएंगे, कोई जवाब ही नहीं होगा इनके पास। और जिस तरीके से हमने अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है हिंदुत्व का नए सिरे से ज्वार, वो हमें दिल्ली में दिखाई देगा जैसे ही नुपुर शर्मा को लेकर के आएंगे। तो देखिए समय पर वो आती हैं कि नहीं आती हैं, बीजेपी लाती है कि नहीं लाती है, पर जो बाकी के चेहरे हैं वो इतने विश्वसनीय अभी भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो इस समय सिग्नल मिले हैं पंजाब से, हरियाणा से, दूसरी जगहों से, दिल्ली से भी लोकसभा के चुनाव में, उससे ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से अब मोदी सरकार को फिर से बदनाम किया जाए। तो भैया ये टैक्टिक्स तो तुम पहले भी अपना चुके हो, 13 महीने यहाँ उनको बैठाया था, उसका नतीजा क्या निकला? क्या नुकसान हुआ बीजेपी को? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? क्या जो डीप स्टेट की बात होती है, जॉर्ज सोरोस की बात होती है, या जो देश विरोधी दूसरी ताकतें वो पन्नू सन्नू बैठे हुए हैं कनाडा अमेरिका में, उनकी चाल कामयाब हुई? जवाब है कि नहीं हुई। और ये होंगी भी नहीं, कभी नहीं होंगी। हमारे देश के मतदाताओं का, नागरिकों का मिजाज ये समझ ही नहीं पाए हैं। अगर समझते तो इस तरह के षड्यंत्र नहीं रचते, इस तरह की साजिशें नहीं रचते कि साहब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नोएडा से भी लोगों को दिल्ली की तरफ कूच करवाइए, शंभू बॉर्डर से भी करवाइए कि जी हम तो पैदल ही निकल लेंगे। पैदल भी आप क्यों निकल लेंगे? दिल्ली पुलिस की क्या परमिशन है आपके पास? या दिल्ली का जो प्रशासन है यानी एलजी वगैरह हैं, उनकी तरफ से कोई आपको हरी झंडी मिली है? कोई मैदान तय हुआ है कि वहां जाकर के आप धरने प्रदर्शन कर सकते हैं? और एक बात और, जिस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसी समय आपको दिल्ली क्यों आना है? हाँ, टाइमिंग देखिए। उसी समय आपको दिल्ली क्यों आना है? तो जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में इनका खुलासा कर रहे थे, भंडाफोड़ कर रहे थे, और निशिकांत दुबे लोकसभा में और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि चाहे राहुल गांधी हों या दूसरे लोग हों, ये किसके इशारे पर सुपारी लेकर के पार्लियामेंट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कभी मणिपुर की वीडियो जारी की जाती है, कभी पेगासस का इशू उठाया जाता है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने लेकर के आते हैं, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी करवाई जाती है। ये पार्लियामेंट सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये उससे ठीक पहले ही सारी कुछ चीजें क्यों की जा रही हैं, और किसके इशारे पर की जा रही हैं? किसके हित हैं जो भारतीय हितों पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो जाहिर है जो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट नहीं चाहते थे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये सब वही खेल कर रहे हैं। और वो जॉर्ज सोरोस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो सरेआम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना है, और उनको रोकने के लिए तो मैं 8-10 हजार करोड़ डॉलर जो है ऐसे ही खर्च कर सकता हूं। तो उनका फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन के लोग जो हैं वो खेल करवा रहे हैं, और उस फाउंडेशन से किस किस को पैसे आते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, ये भी अब कोई दबी छिपी बात तो है नहीं। तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं अगर अपने दिल की बात कहूं अंजू जी, पहली बार रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी में भी और हरियाणा गवर्नमेंट में भी। फरवरी में भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, अब भी नहीं बढ़ने दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट, और ये बिना दिल्ली के इशारे के होता नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से उनको इशारा होगा कि किसी भी हालत में वो 13 महीने जैसा सीन क्रिएट नहीं होने देना है दिल्ली में। ये जो नेशनली इंटरनेशनली गलत मैसेज भेजने के और षड्यंत्र रचने की कोशिशें होती हैं,
भाड़े के लोगों को ला करके यहाँ पर बैठाया जाता है और फिर भाषणों का अंतहीन सिलसिला चलता है, गालियां देने का अंतहीन सिलसिला चलता है, ये रुकना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था, जब ये नई लोकसभा का गठन हुआ, कि अब इकोसिस्टम का उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जवाब अब दिया जा रहा है। पर सर आप ये देखिए कि जैसे पंजाब के जो चुने हुए बुजुर्ग से किसान है जिनको लाकर ये बैठा देते हैं, और क्या सिर्फ एकमात्र पंजाब ही है जो जहां पर खेती बाड़ी होती है या जहां पर अन्नदाता, एक तो मुझे सर अन्नदाता टर्म से समझ में नहीं आता है कि अन्नदाता कौन होता है? जो मुफ्त में अन्न देता होगा, यही मानकर चलते थे ना हम कि वो दाता है जो मुफ्त में देता है। तो यहाँ तो सब कुछ सब्सिडाइज्ड ही है, आप जो फसल उगाएं वो आपकी पूरी की पूरी सरकार खरीद ले। तो सर ये मांगे जो पंजाब के किसान करते हैं ये तो भगवंत मान से करनी चाहिए। भगवंत मान तो कहता था कि मैं एमआरपी देने को तैयार हूं, तो अब एमएसपी देने को तैयार हूं, तो अब क्या दिक्कत है? अब ये लोग दिल्ली भागने की बजाय भगवंत मान की कोठी का घेराव क्यों नहीं करते? वहां की विधानसभा को क्यों नहीं घेरते? देखिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ। हमारे यहाँ अभी भी खेती बाड़ी होती है हम्म। और मुझे किसानों की आर्थिक स्थिति, माली हालत का, वो किस तरीके से गुजर बसर करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से ज्ञान है। मुझे एक बात बताइए, और ये लोग भी बताएं, ये 60-60 लाख की गाड़ियां किसानों के यहाँ पाई जाती हैं क्या? जिन गाड़ियों में सवार होकर के दिल्ली की तरफ चल रहे थे, या वहां भी जितने महंगे महंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां, और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी टैंकों जैसा, बख्तरबंद गाड़ियों जैसा जो है रूप स्वरूप दिया जा रहा है। अच्छा, छोड़ दीजिए, आप वो बुलडोजर और दूसरे मशीनें साथ में लेकर के क्यों चल रहे थे? भारी भरकम मशीनें साथ में लेकर के क्यों चल रहे थे? पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे थे क्या? या गलवान घाटी में युद्ध करने के लिए जा रहे थे क्या? और वो जो भड़काऊ भाषण आ रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, ये डल्लेवाल का क्या वीडियो आया था? वो मंदिर के चलते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊपर चली गई है और टाइम माड़ा है और उसको नीचे लेकर के आना। तुमने ठेका ले रखा है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को नीचे लाने का? किससे ठेका लिया है? किसने तुम्हें वित्त पोषण किया है और किसने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नीचे लेकर के आओ? और उस समय के वीडियो तो वायरल हैं, मेरे पास भी अभी फाइलों में पड़े हुए हैं। कोई भाला दिखा रहा था, कोई जो फावड़ा है वो दिखा रहा था, नरेंद्र मोदी को काट देंगे। अरे भाई, होश की दवा करो। ये जो नशे का असर है ना पंजाब में, वो मुझे कई बार लगता है कि नशेड़ियों को भी ये साथ ही लेकर के चलते हैं और वो भांग के नशे में या चरस के या किसी दूसरे नशे में इस तरह की बकवासबाजी करते हैं, खड़े होकर के कैमरों पर वीडियो जारी करवाते हैं। क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो देश के भीतर भी और देश के बाहर भी? और कौन लोग हैं ये क्या आड़तियों के दलाल हैं, व्यापारियों के दलाल हैं, या देश विरोधी ताकतों के खरीदे हुए हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं इस देश में और प्रधानमंत्री के खिलाफ? मुझे ये बताइए कि ये जो 6,000 रुपए सालाना, हर चौथे महीने 2,000 रुपया किसान की जेब में जा रहा है, इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने ये सब किया है क्या? नहीं किया है। और किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक इनकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। वो हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप लेकर के भी डिनायल मोड में हैं तो आप सच्चे किसान है ही नहीं। और एक और फाइनली मैं पूछता हूं, कौन से किसान के पास इतना टाइम है कि अपना खेत बाड़ी, अपने पशु, सब कुछ, परिवार, सब कुछ छोड़ करके 13 महीने तक दिल्ली में आकर के डेरे तंबू गाड़ करके रहे? वही तो। और कौन से किसान हैं जिनके पास लजीज खाने होते हैं और यहाँ लंगर चलते हैं, उनको परोसा जाता है, शाम को दारू की बोतलें दी जाती हैं? क्या है ये किसानों के नाम पर कलंक है। और ये लोग किसी के हाथों के, मैं कहूंगा कि बिके हुए हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और गलत मैसेज दे रहे हैं।
स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई मांगे हैं तो जो एसकेएम बना था, संयुक्त संयुक्त किसान किसान मोर्चा बना था, उसके जो भी पदाधिकारी तय हुए थे बातचीत करने के लिए, वो जाए ना। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, एक सेंसिटिव पर्सन है, उनसे जाकर के बात करें, गृह मंत्री से जाकर के बात करें, उनसे कहें कि साहब जो जो मुद्दे हमारे अभी रह गए हैं उन पर हम बैठ करके बात करना चाहते हैं। सरकार और अगर मना करे समझ में आता है, लेकिन आप जगह जगह मोर्चे लगा करके बयानबाजी करते हैं, लोगों का जीवन आप दुभर कर रहे हैं, आने जाने वालों का जीना आराम कर रहे हैं। फरवरी से अभी तक वहां पड़े हुए हैं, ये किसान तो नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सर। आंदोलन आंदोलन जीवी ही हो सकते हैं, जिनका धंधा ही ये है। आंदोलन जीवी ही हो सकते हैं सर। और आप नोएडा की बात कर रहे थे, आप देखिए कि नोएडा वाले जो किसान आसपास के बताए जा रहे हैं, वो जिस जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे को बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो तो समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम में हुआ था। उस वक्त उन्होंने उस सरकार से क्यों नहीं मांगा था मुआवजा? अब जाकर उनको याद आ रहा है इतने सालों के बाद कि उनको मुआवजा बढ़ाना है, और इसलिए वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे अभी 3 दिन पहले। मैं उनकी मांगे जायज हैं कि नहीं हैं उसमें नहीं पड़ूंगा। मांगे तो उनकी जायज हैं, क्योंकि जिस समय भूमि का अधिग्रहण हुआ था उस समय जो मुआवजा दिया गया था वो नाकाफी था। और बाद में जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये अथॉरिटीज को कि इनको 64% ज्यादा बढ़ा करके दीजिए आप, जो इनका बनता है। और ये इसलिए कहा गया था कि उस समय तो चलो आपने सस्ते में इनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली, आज वहां जमीनों के भाव क्या है, मार्केट रेट क्या है, उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। पर वो मांगे पूरी करने के लिए इसी समय क्यों आप दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हो? और जब आपको कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहां पर आप जा नहीं सकते हैं, तो आपने ये गिरफ्तारी का ढोंग क्यों शुरू कर दिया है? गिरफ्तारियां दे रहे हैं, बार बार जीरो पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, बार बार महामाया मार्ग के पास, पार्क के पास आप इकट्ठा हो रहे हो। उधर टिकैत भी सक्रिय हो गया। टिकैत को तो खैर समझा दिया गया कि भाई आप बिना मतलब जो है पैर मत घुसेड़ो इसमें, ये मामला ऐसा नहीं है कि, और ये लोकल मसले हैं, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस के आसपास के किसानों के मसले हैं। तो तीनों अथॉरिटी के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं भाई, और वो रास्ते निकल आएंगे। पर दिल्ली ही क्यों आना है और इसी समय क्यों आना है आपको? तो यहां आकर के कान खड़े होते हैं। सर अरविंद, ये जो अरविंद केजरीवाल ही मुझे सीएम लगते हैं। पंजाब के विभव कुमार वहां बैठ गया है, भगवंत मान तो कहीं बैकड्रॉप में चले गए हैं। तो जो वहां से इनको भेजा जा रहा है, और अब इन्होंने आज ही ऐलान कर दिया कि हमने 1 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, मोहलत दे दी है केंद्र सरकार को कि हमारा फैसला करो। तो ये आपको लगता है कि ये मामला यहीं सिमट जाएगा, या आगे बढ़ेगा, या इसका कोई सॉल्यूशन होगा, या फिर ये फिर से बैठ जाएंगे इसी बॉर्डर पर? नहीं, मेरा कहना अंजू जी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी थोड़ी सी और संवेदनशीलता के साथ उन तमाम मुद्दों पर बैठ करके चर्चा मनन होनी। करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, और उनको बताने की भी जरूरत है कि हम कहाँ तक आपकी मांगों को कंसिडर कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, और कहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये मसले केवल पंजाब के किसानों के नहीं है, या हरियाणा के, या वेस्ट यूपी के किसानों के नहीं है। इस देश में सभी राज्यों में किसान रहते हैं, और हर राज्य के किसानों की कुछ अपनी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ सार्वभौम भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब पर बैठ करके ही तो चर्चा करने की जरूरत है। चलो आपने एसकेएम बनाया था, संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था, उसके प्रतिनिधियों को केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए, जो मैंने पहले कहा है, और ये देखना चाहिए कि केंद्र सरकार की मुश्किलें क्या हैं, नीतिगत मुश्किलें क्या हैं, व्यावहारिक मुश्किलें क्या हैं। क्योंकि अगर आप ये अगर शर्तें लगा रहे हैं कि जो भी हम उपज कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सबकी खरीदने की कानूनी गारंटी सरकार ले ले, तो भैया सरकार का कुल बजट कितना होता है? और अगर आपकी सारी फसल खरीदने की गारंटी सरकार ही ले ले,
तो उसका करेगी क्या खरीद करके, और उसमें कितना पैसा खर्च होगा। और जो बाकी की आपका वेतन है, चाहे सेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, उनके वेतन, पेंशन, उनके भत्ते, और ये जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये और जो सामरिक चुनौतियां हैं वो उससे निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर वो कहाँ से लेकर के आएंगे। ऐसे नहीं चलता है देश जैसे ये लोग चाह रहे हैं। सर फिर तो अगर सरकार को ही सब कुछ करना है, आपको खाद में सब्सिडी देनी है, बीज में सब्सिडी देनी है, बिजली में सब्सिडी देनी है और सारी फसल कर सरकार को ही खरीदनी है, फिर तो बेहतर है कि सरकार जमीन ही ले ले आपसे, एक बार में आपको पैसा दे दे और खुद ही बुआई करे जो फसल उनको चाहिए। मतलब ये अव्यवहारिक सी बातें जो ये मांगे लेकर सर आ जाते हैं। लेकिन फिर यही है ना, आपको याद होगा 3 कृषि कानूनों के वक्त भी तीन कितनी बार बैठकें हुई थी, लेकिन चलिए वो कानून वापस हो गया, लेकिन उसकी अच्छाई को ये लोग समझ नहीं पाए। तो ये तो एक मांग अगर इनकी मानी जाती है सर, तो फिर ये दूसरी लेकर आ जाते हैं। इनको तो दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई हरकत करनी है, इसीलिए इस तरह की के मोर्चे निकाल कर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं शंभू बॉर्डर पर या मैं नोएडा बॉर्डर। आप कार्यक्रम बाइंड अप करें उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। जी। मैंने ये महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन शुरू से कवर किया था, जब ये शुरू हुआ था 1987 में करमुखेड़ी बिजली घर शामली से। जी। और उन दिनों में दैनिक जागरण मेरठ में हुआ करता था, तो पूरे वेस्ट यूपी और उस समय जागरण के ये नीचे बरेली, मुरादाबाद, ये सब एडिशन शुरू नहीं हुए थे, और पहाड़ में भी शुरू नहीं हुए, देहरादून एडिशन भी बाद में शुरू हुआ। तो ये पूरे इलाके में हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते थे। तो जो छोटा किसान जिसको कहते हैं ना, जो खेतों से जिसको फुर्सत नहीं मिलती है, बेचारे को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, उनकी आवाज तो टिकैत भी नहीं उठाते थे, महेंद्र सिंह टिकैत भी नहीं उठाते थे। वो बड़े किसानों की ही समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। और यही अब हो रहा है। जो पंजाब के बड़े किसान हैं, जिनका व्यापारियों के साथ और मंडी के साथ नेक्सस है, और जो मुनाफाखोरी में पड़े हुए हैं, ये उनका शगल है, उनका आंदोलन है। छोटे किसान तो अब भी इसमें नहीं है, तब भी नहीं थे। छोटे किसानों के लिए ही तो 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे। 86-88% जो छोटे किसान हैं, उनके मुनाफे के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने के लिए, और खेती किसानी को भी लाभकारी बनाने के लिए वो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे। षड्यंत्र के तहत इन बड़े किसानों ने इन आंदोलन जीवियों के कंधे पर बंदूक रख करके उन तीनों किसानों का वध कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस कानून को वापस भी लिया था, तो यही तो कहा था कि हम ठीक तरीके से शायद लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन सर छोटे किसान तो समझ रहे थे, लेकिन यही जो ठेकेदार हैं दरअसल बड़े किसानों के, इन्होंने ही तो सारी की सारी घटना उस पूरे बिलों को डिरेल किया था और गलत मैसेज लोगों के बीच दिए। लेकिन चलिए सर, अभी जो आए हुए देखते हैं इनको लेकर किस तरह से निपटा जाता है। फिलहाल तो ये दिल्ली इनके लिए बहुत दूर है, क्योंकि इनको तो वहीं पे रोक दिया गया है। रायता तो ये फैलाएंगे, एक दिन की मोहलत इन्होंने एक तरह से केंद्र सरकार को दी है, लेकिन उसका भी क्या नतीजा होगा वो अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन आपने विस्तार से इस विषय पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।